हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि विश्लेषण करना है, यानी कि हमें लास्ट ईयर का जो डाटा दिया गया है उस डाटा से हमें कंपेयर करना है इस ईयर को, और हमें अपने बिजनेस के रिजल्ट्स निकालना है। अपनी कंपनी में जो डाटा दिया गया है, जो बैलेंस शीट दी गई है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेल्प से हमें कहीं ना कहीं ये एनालिसिस करना है कि वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियली है और किस तरह से हमने ग्रोथ किया है लास्ट ईयर और इस साल को कंपेयर करना है, स्टडी करना है। तो इसके लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप बता दिए गए या कुछ ऐसे तरीके बता दिए गए जिनको हमने टूल्स कहा, जिसको क्या कहा हमने, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, इसके पहले वीडियो में आपको फाइनेंशियल एनालिसिस मिल गया कि फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है। तो एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशंस, एक ऐसा स्टडी करना, एक ऐसा कंपेयर स्टडी करना जिससे हम फाइनेंशियल पोजीशंस को क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है और किस तरह से हम आगे अपने आप को ग्रो करवा सकते हैं कंपनी को। ठीक है, तो मीनिंग आपको क्लियर है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टडी है जो किस चीज़ के बारे में, रिलेशन की स्टडी करता है, जो वेरिएंस अमंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, हमारे बिजनेस में जो बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि सेल्स और प्रॉफिट के स्टडी करते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स की स्टडी करते हैं। मतलब आपस में दो ऐसे फाइनेंशियल इवेंट्स को हम कंपेयर करते हैं जिससे हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और अदर एक्टिविटीज़ को देख सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसा करने से हमारा उद्देश्य क्या होता है या ऐसा हम क्यों करते हैं। तो पहली चीज़ तो नॉलेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। देखिए, हम जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, कोई भी एनालिसिस करते हैं, कुछ भी टूल्स लगाते हैं या किसी तरह का कोई कैलकुलेशन करते हैं, इन सब का हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट यही होता है कि हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और हमारे बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी देख सकें कि हमारे बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी कितना है और कितने परसेंट से है, कितना ग्रोथ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिना ग्रोथ के तो हम बिजनेस रन करने से रहे। ठीक है, नॉलेज ऑफ क्रेडिट वर्थ, कितना हमारा क्रेडिट है, कितना हम अलाउ कर सकते हैं, लोग हमें कितना अलाउ कर रहे हैं या हम कितने दिन तक का टाइम ड्यूरेशन, क्रेडिट टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं। अगर हमें ये पता नहीं हो कि हम कितना क्रेडिट दे सकते हैं, कितना ले सकते हैं, तो शायद हमें अपने बिजनेस को, वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। नॉलेज ऑफ द फाइनेंशियल सिचुएशन साउंडनेस, देखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा है और कितने हम स्ट्रांग है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कितनी स्ट्रांग है। अगर फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में विंडो ड्रेसिंग कम किया है तो आप अच्छे हैं, आपका बिजनेस अच्छा है, आपका कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। लेकिन अगर फाइनेंशियल पोजीशन आपकी साउंडनेस नहीं है तो इसका मतलब आपका बिजनेस का रेशो या फाइनेंशियल पोजीशन बहुत डाउन हो जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो ये चेक करना पड़ता है हमको, या टाइम टू टाइम हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कितना हमारा करंट रेशो है, कितना हमारा वर्किंग कैपिटल रेशो है, कितना हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशो है। इस तरह के कई कैलकुलेशन हमको फाइनेंशियल पोजीशन की साउंडनेस शो करते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी और परफॉर्मेंस। देखो, सबसे पहला ऑब्जेक्ट तो यही है कि हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। कंपैरेटिव मतलब कि लास्ट ईयर को इस साल से क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कि लास्ट ईयर हमारी ये पोजीशन थी और इस साल हमारी ये पोजीशन है। तो कंपैरेटिव स्टडी जब तक नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे कि लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस कैसा था हमारा और इस साल का परफॉर्मेंस कैसा है, तो शायद हमको इस साल के नए डिसीजंस, बजट बनाने में हेल्प नहीं हो पाएगी। इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट। देखिए, बजट कैसे बनता है, जो लास्ट ईयर का हमारा वर्किंग है उसको बेस मानते हुए हम क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। तो बजट बनाएंगे तो परफॉर्मेंस तो देखना पड़ेगा ना कि लास्ट ईयर हमारा परफॉर्मेंस कैसा था, और उसी के परफॉर्मेंस के बेस पे हम नेक्स्ट परफॉर्मेंस कैसा होगा इसके लिए बजट बनाते हैं। तो बच्चों, आपको ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया होंगे कि फाइनेंशियल एनालिसिस करने का उद्देश्य क्या होता है। यही है कि ऐसा करने से किसको लाभ मिलेगा, इतना सारा जो हम स्टडी करने वाले हैं या इतना सारा हम कंपेयर करने वाले हैं, है ना, या फिर इतने सारे स्टेटमेंट्स बनाने वाले हैं या इतने सारे कैलकुलेशंस करने वाले हैं, इनसे किसको बेनिफिट्स मिलेगा। सीधी बात है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उन सबको इससे बेनिफिट्स मिलेगा। कौन से लोग जुड़ते हैं हमारे कंपनी से, या तो मैनेजमेंट जुड़ा होता है तो उसको बेनिफिट मिलता है, जो डिवेंचर होल्डर होते हैं उनको बेनिफिट्स मिलता है ना, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमको लोन प्रोवाइड करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं, वो सब लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, हमारी कंपनी से जुड़े होते हैं, तो उनको भी इन सारे स्टेटमेंट से, इन सारे कैलकुलेशन से हेल्प मिलती है। गवर्नमेंट्स को हेल्प मिलती है, इन्वेस्टर्स को हेल्प मिलती है। तो कहने का मतलब है कि जितना भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं या जितने भी कंपेयर स्टडी करते हैं, जितने भी यहाँ पर जो टूल्स के कैलकुलेशंस करते हैं, उन सब का बेनिफिट्स सारे जो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी से जुड़े होते हैं, उन सबको बेनिफिट्स मिलता है। तो आप समझ सकते हैं, है ना, एडवांटेज या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस फॉर डिवेंचर होल्डर, सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं, देखो बुराई तो हर जगह होती है, कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हर चीज़ में होते हैं, या ये कह सकते हैं कहीं ना कुछ तो कमियां सब में होती हैं। तो ऐसी कुछ कमी इसकी है कि ये क्या है,
रिजल्ट हमें ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से बनाए जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं है। ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन फिर भी हमें तो किसी न किसी से क्या करना है, कमी देखना है। तो बोलते हैं कि मॉनेटरी बेस पे होता है, क्वांटिटी बेस पे इसके कैलकुलेशन नहीं होते, सब कुछ किस बेस पे लिखा जाता है, मॉनेटरी बेस पे, तो क्वांटिटी रह जाती है कहीं ना कहीं। ठीक है, लैक ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सल नहीं है ये, जगह एक जगह अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई नहीं होता है ना। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से बनाया जाता है, इसलिए इसके रिजल्ट्स पे ज़्यादा विश्वास करना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड स्कोप होता है, जब यूनिवर्सल नहीं है तो स्कोप तो क्या होगा, लिमिटेड ही होगा ना। क्लियर। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इसमें दो लिखे हैं, जैसे कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, दोनों अलग अलग हैं इसलिए एंड लिखा हुआ है, कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ठीक है, दो तो ये हो गए। अकाउंटिंग रेशो एक तीसरा हो गया। कैश एंड फंड फ्लो, इसमें भी दो हैं, कैश एंड फंड फ्लो, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट्स। और ब्रेक इवन एनालिसिस, ऐसा पॉइंट बिजनेस का जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि जहाँ पर कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल हो जाते हैं, उसको हम बिजनेस का कौन सा पॉइंट कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी, कॉमन साइज स्टडी एक स्टेटमेंट्स है जिससे हम कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर का पोजीशन कितना था और इस साल का पोजीशन कितना है। अकाउंटिंग रेशो हमारा पूरा चैप्टर है बच्चों, तो रेशो बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है ना, एक्टिविटी रेशो, ऑपरेटिंग रेशो है ना, इसके अंदर बहुत सारे और रेशो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो है ना, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, इस तरह की कई रेशो कैलकुलेशन करते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारा पोजीशन कैसा था। इसीलिए इनको टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको नॉलेज इंक्रीज होगा। 2 सेकंड के लिए स्क्रीन से अलग हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइएगा। थैंक यू।